हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट में। यहाँ आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो संपूर्ण व्याख्या के साथ स्पष्टीकरण के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। इस तरह के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह टीचिंग पोस्ट एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग पोस्ट एग्ज़ाम हो। तो चलिए, यहाँ आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। लालटेन शब्द है। लालटेन कैसा शब्द है ये हमें बताना है। तो यह कैसा शब्द है? एक विदेशज शब्द है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब ये विदेशज शब्द जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं? तो ये अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा या डॉक्टर या इलाज। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं जो कि विदेशज शब्द हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ हमें 4 शब्द दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है राइट होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। उद्गम जो है तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द होते क्या हैं हम ये भी जान लेते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तित रूप नहीं देखा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें, इसकी परिभाषा बताएं, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर चंद्र बोल सकते हैं, दधी बोल सकते हैं, महिष बोल सकते हैं। ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम तद्भव शब्द भी देखेंगे, तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? अब हमें यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खिचड़ी, हास्य, चक्षु, दुग्ध। अब यहाँ पर हमारे जो नीचे के 3 हैं, बी, सी, डी, ये तीनों हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये हमें संस्कृत के शब्द दिखाई दे रहे हैं। हास्य, चक्षु, दुग्ध, तो ये क्या होंगे? तीनों के तीनों ये होंगे तत्सम शब्द। अब हमारा यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ जाता है ऑप्शन ए, खिचड़ी। खिचड़ी जो है एक तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द होते कैसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, हम ये भी जान लेते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वो कैसे शब्द होते हैं? वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है। अब हम एक तरीके से बोल सकते हैं इसकी परिभाषा को कि संस्कृत भाषा से उठाए गए वे शब्द जिनमें हम परिवर्तित करके हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊँट, भैंस, चांद, महाराजा, ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द के उदाहरण है। अब यहाँ पर इसकी एक पहचान भी होती है। यहाँ पर जो है अर्ध अनुस्वार, अर्थात जो जैसे चंद्र बिंदु हम जिसे बोलते हैं, ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर तद्भव शब्द में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चांद, हंसना, गांठ, ये जो है यूज़ किया जाता है। तो इसे आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सिंपल वे में बताया है कि आप किस तरीके से जो है इनमें डिफरेंस कर सकते हैं तत्सम और तद्भव में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं? वाक्य है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये वाक्य कैसा है हमें ये बताना है। अब यहाँ पर आप पढ़ते ही से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। तो यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, संदेह बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये कैसा वाक्य होगा हमें ये बताना है ना। तो ये कैसा वाक्य है? ये संदेहवाचक वाक्य है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब ये जो संदेहवाचक वाक्य हैं वो होते कैसे हैं, अब हम ये भी जान लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें संदेह या शंका के साथ बात करते हैं, जहाँ पर संदेह बना रहता है, जहाँ पर शंका बनी रहती है। और ऐसे वाक्यों में अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है या हो सकता है। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना लग रही है कि हो सकती है, लेकिन होगी या नहीं ये जो है डिपेंड करता है आगे
टाइम पर कि मतलब भविष्य पर कि हाँ होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक संभावना जताई है कि बादल गरज रहे हैं या बादल छाए हुए हैं तो बारिश हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर संभावना संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है संदेहवाचक वाक्य है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक वाक्य है, जैसे कि आहा कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य किस प्रकार का है, तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक जो है ये वाक्य है। अब विस्मयवाचक वाक्य होते कैसे, हमें ये जानने की जरूरत होगी। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों वे विस्मयवाचक वाक्य कहे जाते हैं। अब यहाँ पर जो हर्ष का मतलब है खुशी, शोक का मतलब है दुख, घृणा का मतलब है नफरत। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पहचान बताती हूँ कि इन वाक्यों को हम कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर कुछ चिन्ह हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। कि हम यहाँ पर देखें कि ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज किए जाते हैं, जैसे कि अरे, ओह, शाबाश, काश। तो यहाँ पर जो है ये शब्द हैं और इनके साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी जो है यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्रोध। क्रोध जो है एक संज्ञा शब्द है। क्रोध शब्द से किसी भाव का, अवस्था का, गुण का, दोष का या दशा आदि का पता चल रहा है। अतः यहाँ पर जो क्रोध शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं कि कैसी होती है, जहाँ पर हमारे भावों का पता चलता है, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या फिर दुख हो या सुख हो। तो ये सब क्या है, ये भाव है, जहाँ पर हम रोने से अपना दुख व्यक्त करते हैं, हंसने से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। तो ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है। अब यहाँ पर हमें कारक चिन्ह कारक बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा, करण कारक। वे शब्द जिनकी सहायता से कार्य संपन्न होने का बोध हो वह करण कारक कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ इसकी पहचान देखें तो जिन वाक्यों में कोई कारक यूज होता है, जैसे कि से या के द्वारा, से या के द्वारा मतलब यहाँ पर किसी काम के होने की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो कारक शब्द है वो है से और के द्वारा। इन दोनों शब्दों से ही किसी की सहायता के बारे में पता चल रहा है कि इसकी सहायता से ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए करण कारक होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जहाँ पर भी किसी के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है, उससे सहायता प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है। अब हमें यहाँ पर अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ जो है व्यक्त किए जाते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, यमक अलंकार होते क्या है, कैसे इसकी पहचान होती है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर हम कहें कि जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना, वही दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो शब्द एक ही रूप के हैं लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है गलत किया जाता है, लगता है कि इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, प+1, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पो+अन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये किस संधि का उदाहरण है। तो ये अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि एक स्वर संधि है। अभी ये संधि किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं इसकी, तो जिस शब्द में अय, आय, अव, आव की ध्वनि आए तो वहाँ संधि कौन सी होती है, अयादी संधि। अयादी संधि के और जो उदाहरण है किस तरीके से हम इसे पहचानेंगे, तो जब ए
और ऐ मतलब कि छोटा ए और बड़ा ऐ हो, और छोटा ओ या बड़ा ओ हो मतलब कि ओ या औ हो, उसके बाद में कोई भी अलग से स्वर आकर मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, अयादी संधि होगी। जैसे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महोदया में कौन सी संधि है, तो महोदया में कौन सी संधि होगी, गुण संधि। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। गुण संधि की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर छोटे ए हो जाते हैं। वहीं अगर अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर छोटा ओ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, और ये जो आशीर्वाद वाला ये तो जरूर आता है, तो आप इसे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, आशीर्वाद जो है इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारा ऑप्शन सी प्राण जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला ये शब्द है। ये होता तो एक वचन है लेकिन बहुवचन में ये प्रयुक्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि बालकों, किताबों, विद्यालयों आदि। लेकिन यहाँ पर अपवाद स्वरूप हम देख सकते हैं कि हिंदी के कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया। तो ये सब क्या है, ये एक वचन होते हुए भी जो है बहुवचन में यूज किए जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जान पर खेलना का अर्थ है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है जान पर खेलना, तो इसका जो है राइट ऑप्शन होगा सी जोखिम उठाना। जोखिम उठाना जो है इसका अर्थ होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कान में तेल डालना का अर्थ है। कान में तेल डालने का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर ये भी मुहावरा है, तो इसका क्या होगा, कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना का क्या होगा अर्थ, कुछ भी ना सुनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा कैसा शब्द है। लोटा कैसा शब्द है, तो ये एक देशज शब्द है। अब देशज शब्द होते क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता, उनके उत्पत्ति का पता नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि कपास, बाजार, कोड़ी, अंगोछा, जूता, लोटा, झंडा। ये शब्द क्या है, ये देशज शब्द हैं, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये जो है उद्गम हुए, कैसे इनका विकास हुआ नहीं पता। ये अचानक से जो है सिंपल वे में बोले जाने लगे, और ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यहाँ जो भी मैंने प्रश्न आपको बताए हैं और स्पष्टीकरण दिया है, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर आपके लिए सीटेट के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी, इंग्लिश और EVS, जीके, करंट अफेयर की यहाँ पर जो है वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने समास के लिए यस और नो का जो है आंसर किया था, तो आपके लिए मैं समास की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए समास की वीडियो होगी। अगर अभी भी आप यस और नो में आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज़रूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो समास की लेकर आऊँगी। चलिए।